हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 हिंदी मीडियम के विज्ञान को पढ़ाऊंगी। पाठ 1 है पौधों एवं जंतुओं में श्वसन। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई सजीव ऑक्सीजन अंदर लेता है तथा अनुपयोगी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प बाहर निकालता है। ऊर्जा का उत्पादन की यह प्रक्रिया 24 घंटे होती रहती है। श्वसन की क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पचा हुआ भोजन, ऑक्सीजन, ऊर्जा प्लस अनुपयोगी पदार्थ। श्वसन के प्रकार। श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 बाहरी श्वसन या सांस लेना। नंबर 2 आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। बाहरी श्वसन या सांस लेना। सांस लेने की प्रक्रिया में जीव वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जीवों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार का श्वसन उनके आकार तथा पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसे अमीबा अपनी कोशिका वितरण के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करता है। मनुष्य तथा जंतुओं में सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। श्वसन की क्रिया में सहायता करने वाले अन्य अंग गलफड़े तथा स्टोमेटा हैं। वायु शरीर में नाक एवं मुंह के द्वारा प्रवेश करती तथा बाहर निकलती है। यह नली के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों पर छोटी छोटी रक्त की नलिकाएं होती हैं तथा रक्त नलिकाओं से रक्त शरीर की विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है। श्वसन प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं। पहला सांस को अंदर खींचना या अंतःश्वसन। दूसरा सांस को बाहर छोड़ना या निःश्वसन। अंतःश्वसन की क्रिया में वातावरण की वायु अंदर आती है तथा निःश्वसन की क्रिया में वायु बाहर निकलती है। नंबर 2 आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में होता है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मुक्त करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल का अनुपयोगी पदार्थ के रूप में निर्माण करती हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 ऑक्सी श्वसन। नंबर 2 अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा के निर्माण के लिए भोजन का ऑक्सीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल अनुपयोगी पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। इसे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस ऊर्जा। इस प्रक्रिया में केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ग्रहण की गई वायु की अपेक्षा अधिक होती है। नंबर 2 अनाक्सी श्वसन। कुछ जीवों जैसे यीस्ट तथा बैक्टीरिया आदि को श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के श्वसन में भोजन का पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं होता है तथा अत्यधिक ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। C6H12O6 प्लस 2C2H5OH इक्वल टू 2CO2 प्लस ऊर्जा। ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है। अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा में आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा की काफ़ी मात्रा मुक्त होती है। अनाक्सी श्वसन में ऊर्जा की बहुत कम मात्रा मुक्त होती है। अगला है आपका श्वसन तथा दहन। श्वसन एक मंद प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों में पूरी होती है और दहन जो है वो एकल प्रक्रिया है जो तीव्र गति से पूरी होती है। जैसे जब हम पेट्रोल या लकड़ी जलाते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ऊष्मा व प्रकाश के रूप में ऊर्जा बनती है। श्वसन व दहन की दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है तथा प्राप्त अंतिम उत्पाद विभिन्न तरीकों से भिन्न होते हैं। दोनों में अंतर, श्वसन तथा दहन में अंतर। श्वसन मंद प्रक्रिया है और दहन एकल
तीव्र प्रक्रिया है। जो विभिन्न श्वसन विभिन्न चरणों में होता है, दहन एक चरण में होता है। श्वसन शरीर के ताप 37 डिग्री सेल्सियस पर होता है, दहन उच्च ताप पर होता है। श्वसन रासायनिक कणों के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है श्वसन में, और दहन में ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा के रूप में ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, दहन ऊष्मा द्वारा बाहर निकलती है। अब है आपका पौधों में श्वसन। पौधों को इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है जितने की जंतुओं को, क्योंकि पौधों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में जाना भटकना नहीं पड़ता है, जबकि जंतुओं को भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना पड़ता है। पौधों को वृद्धि एवं विकास के लिए पुनर्निर्माण तथा कोशिकाओं में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः पौधों की कोशिकाएँ जंतु कोशिकाओं की भांति श्वसन करती हैं। लेकिन पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों पर स्टोमेटा तथा टहनियों में वात रंध्रों के कारण होता है। पौधों में श्वसन के लिए विशेष अंग छिपे होते हैं। नंबर 1 स्टोमेटा, नंबर 2 पुरानी टहनियों पर खुले रूप में उपस्थित वात रंध्रों द्वारा, और नंबर 3 जड़ों के सामान्य तल द्वारा जलीय पौधों में गैसें शारीरिक सतह द्वारा विस्तारित होती हैं। रंध्र रिक्तिका किडनी के आकार की 2 कोशिकाओं से घिरी रहती हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। रक्षक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। रक्षक कोशिकाएं सह कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। द्वार कोशिकाओं और सह कोशिकाओं से बनी पूर्ण संरचना को रंध्र तंत्र कहते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। वे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से ग्लूकोज बनाते हैं। इसमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। यह ऊर्जा क्लोरोफिल के द्वारा एकत्रित होती है। बना हुआ ग्लूकोज इस ऊर्जा का कुछ भाग ग्रहण कर लेता है। जब किसी पौधे को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह इसे उसी तरीके से मुक्त करता है जैसे कोई जीव श्वसन की क्रिया करता है। C6H12O6 प्लस 6O2 = 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। सूत्र को देखने में यह अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की भांति लगती है, परंतु प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ग्लूकोज का निर्माण करती है तथा श्वसन क्रिया इसे विभाजित करती है। इस प्रकार ये अभिक्रियाएं बहुत अधिक भिन्न होती हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा से प्राप्त होती है। श्वसन क्रिया में रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण प्रकृति में विपरीत होते हैं। नंबर 1 श्वसन वह क्रिया है जो भोजन सरल रूप में विखंडित हो जाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में भोजन सरल अणुओं से एकत्रित हो जाता है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा बनती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा की सूर्य के प्रकाश के रूप में आवश्यकता होती है। नंबर 3 श्वसन में ऑक्सीजन की उपयोग की जाती है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बनती है। नंबर 4 श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है या बाहर निकलती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह गैस ग्रहण की जाती है। अब है आपका जंतुओं में श्वसन। अमीबा जंतु मतलब कैसे श्वसन करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, ये बताया गया है इसमें सबसे पहला है आपका अमीबा। साधारण जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम तथा हाइड्रा में श्वसन संबंधी अनेक विशेष अंग नहीं होते हैं। ये जीव जल के सीधे संपर्क में होते हैं तथा इस प्रकार चारों तरफ से घिरे जल से कोशिकीय झिल्ली में ऑक्सीजन का विसरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर विसरित होती है। केंचुआ तथा जोक कुछ जीव जैसे केंचुआ व जोक अपनी लसलसी त्वचा से सांस लेते हैं। यह त्वचा बहुत पतली होती है तथा इसमें रक्त का ठीक प्रकार से पूर्ति हो जाती है। यह रक्त ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी भागों में यहाँ से वहाँ भेजता है। नंबर 3 कीट पतंगे। कीट पतंगों में कंकाल की गति के कारण रिक्तिका की वायु अंदर बाहर जाती है, जिससे श्वास रंध्र कहते हैं। ये नलियाँ शरीर की सतह पर उपस्थित रहती हैं तथा शाखाओं में बटी हुई श्वसन नलियों से जुड़ी रहती हैं। श्वास रंध्र वायु आवागमन को नियंत्रित करने के लिए खुल सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। नंबर 4 मछली एक जलीय जीव है।
श्वसन करने के लिए इनके विशेष अंग होते हैं जिन्हें गलफड़े कहते हैं। ये गलफड़े सिर के दोनों ओर स्थित होते हैं। गैसों के आदान प्रदान के लिए मछलियाँ इन गलफड़ों का उपयोग करती हैं। जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए मछलियाँ मुंह में जल भरती हैं तथा इसे गलफड़ों के ऊपर पंप करती हैं। जल क्लोम द्वारा दरारों के द्वारा क्लोम कक्ष में पहुंचता है। प्रत्येक कक्ष में जल तंतु से गुजरता है। वे ऑक्सीजन को अवशोषित करके बनी कार्बन डाइऑक्साइड से इसे स्थानांतरित कर देते हैं। नंबर 5, मेढक। मेढक उभयचर होते हैं, अर्थात वे भूमि तथा पानी दोनों में रह सकते हैं। जब वे शिशु अवस्था में होते हैं तो वे गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। वयस्क मेढक अधिकतर फेफड़ों से सांस लेते हैं तथा अपनी त्वचा के द्वारा पर्यावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। मेढक की चिकनी त्वचा में रक्त नलिकाएँ होती हैं। गैसों का आदान प्रदान रक्त नलिकाओं की पतली दीवारों के कारण होता है। बाकी इसके आगे का पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर भी अगले वीडियो में किया जाएगा।